हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंजनास क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है राजनीतिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 4। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। कम से कम कितने राज्यों में है? ए 3 राज्यों में, बी 4 राज्यों में, सी 5 राज्यों में या डी 7 राज्यों में। तो फ्रेंड्स, कोई भी राज्य स्तरीय दल कम से कम 4 राज्यों में वो मान्यता प्राप्त हो तभी वह राजनीतिक दल क्या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब प्राप्त कर सकता है? जब वह कितने राज्यों में? कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक पूरी होती हो। अब 3 शर्तें कौन कौन सी हैं देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, पहली है, उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनावों या उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। नेक्स्ट है, उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। तीसरा है कि वह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की राज्य की मान्यता प्राप्त हो। तो यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स, कि वह कौन सी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की मान्यता किसे मिल सकती है? किसे की जो 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। ए प्राचीन भारतीय पूर्वोदाहरण से, या बी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से, या सी यूरोपीय पूर्वोदाहरण से, या डी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसमें जो राष्ट्रीय शब्द था वो प्रभावित था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? ए शिवसेना, बी कांग्रेस पार्टी, सी बीजेपी या डी बीएसपी। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किसके विघटन से हुआ है? कांग्रेस पार्टी के। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्ष 1999 में कांग्रेस पार्टी से शरद पवार, पीए संगमा तथा तारिक अनवर ने सोनिया गांधी की विदेशी मूल की होने के कारण, मतलब सोनिया गांधी कहाँ की है? इटली की, इसलिए वो विदेशी मूल की होने के कारण उनके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भी शरद पवार है। तो फ्रेंड्स, किस पार्टी के विघटन से बनी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी के विघटन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? पहला है मुस्लिम लीग, दूसरा है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, तीसरा है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, चौथा है पिजन्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी या राजनीतिक जो दल है वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो फ्रेंड्स, ए ऑप्शन में कि 1, 2, 3, बी में है 2 और 4, और सी में है केवल 3, और डी में है कि कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो चारों दी हैं इनमें से कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि कोई भी नहीं। वर्तमान में 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। फ्रेंड्स, कौन कौन से हैं ये 8 राजनीतिक दल?
जिन्हें राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, ये है, पहला है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, तीसरा है बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा, बीएसपी, और तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चौथा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और पांचवा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अभी इसके बारे में पढ़ा है हमने फ्रेंड्स कि ये किसके विघटन से बनी है, ये कांग्रेस के विघटन से बनी है, जिसके अध्यक्ष है शरद पवार। और छठवां है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, तथा आठवां है नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो फ्रेंड्स ये है 8 राजनीतिक दल हैं जिन्हें कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ए कांग्रेस, बी भाजपा, सी सीपीआई या डी अकाली दल। तो फ्रेंड्स क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी बतानी है, और ये है, ये जो कांग्रेस बीजेपी ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो इसमें डी हमारा करेक्ट होगा कि अकाली दल एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। कांग्रेस, भाजपा एवं सीपीआई राष्ट्रीय दल हैं, अभी बताया था फ्रेंड्स, ये तीनों ही राष्ट्रीय दल हैं, जबकि अकाली दल श्रोमणी अकाली दल पंजाब राज्य में क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस दल की स्थापना 14 दिसंबर 1920 को हुई और वर्तमान में इसके अध्यक्ष सुखवीर सिंह बादल इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स। तो ये अकाली दल क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है, ना कि राष्ट्रीय पार्टी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? अब यही फिर से है कि कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो फ्रेंड्स ये तो है। बी है भारतीय जनता पार्टी, तो फ्रेंड्स ये भी है। सी है तेलुगु देशम, देखते हैं इसको। और डी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा कि तेलुगु देशम एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी एक क्षेत्रीय दल के रूप में है, ना कि राष्ट्रीय दल के रूप में। इसकी स्थापना मार्च 1982 में एन.टी. रामा राव ने की थी। किसने की थी इसकी स्थापना? 1982 में एन.टी. रामा राव ने की थी तेलुगु देशम पार्टी की। इसकी वर्तमान अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू हैं। अगला है फ्रेंड्स, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आपको बताना है कि जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है या नहीं। तो हमारा कथन ए है कि भारत की केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। यानी आपने चाहे जितने भी मत प्राप्त किए हो तो आप सरकार नहीं बना सकते। उसके लिए क्या चीज़ जरूरी है कि आपकी सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो जीते हुए, तभी आप सरकार बना पाएंगे। तभी बहुमत होगा आपका। कारण है क्योंकि बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो कथन और कारण दोनों ही सही है, और जो कारण है वो हमारे कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो हमारा इसका क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर। तो बताना है कि सही है या वो सही व्याख्या करता है कि नहीं। तो हमारा कथन ए है कि संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा जो कथन है ये गलत है, और कारण है कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो कारण है वो बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हमारा ए
गलत होगा और आर करेक्ट होगा। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा कौन सा सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये गलत है। बी में है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये वाला भी गलत है। सी है कि ए सही है परंतु आर गलत है, तो ये तो सही नहीं है, तो ये वाला भी गलत है। और डी में है कि ए गलत है परंतु आर सही है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि ए गलत है और आर सही है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत की विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? यानी अगर किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय दल का या क्षेत्रीय दल का बनना है तो उसके लिए किसकी कौन देगा, कौन सहमति देगा, किसको अधिकार है ये प्रदान करने का कि ये राष्ट्रीय दल बनेगा या क्षेत्रीय दल? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी चुनाव आयोग या डी सर्वोच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स ये जो अधिकार है ये है चुनाव आयोग को प्राप्त है कि कोई राजनीतिक दल को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा प्रदान करना। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि फिर से वही कथन और कारण है बताना है। तो पहला कथन है कि भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है और कारण है कि अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है। तो फ्रेंड्स भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, ये करेक्ट है। और कारण कि अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं, तो भारत में बहुत अधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं, ये भी सही है। बट फ्रेंड्स ये जो कारण है कथन एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ए तथा आर दोनों सही है और सही व्याख्या आर एक ही करता है, तो ये तो नहीं है। बी है कि ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो फ्रेंड्स यही हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न फिर से वही है कथन और कारण वाला। तो पहला है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। और कारण है कि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ए तो हमारा सही है कि ऐसा होता है कि आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है राजनीतिक दलों को। और आर जो है वो गलत है कि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु उन मानदंडों का एक दस्तावेज है जो उनके आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करता है। यह राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया जाता है तथा उन पर बाध्यकारी होता है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा नियमित किया जाता है। यह निर्वाचन आयोग द्वारा ही तिथियों की घोषणा संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के समय से लागू होती है तथा चुनाव पूरे होने तक प्रभावी रहती है। भारत संघ बनाम हरवंश सिंह जलालवा अन एससी उपयोग से स्पष्ट है कि कथन ए सत्य है किंतु आर गलत है। तो हमारा हिसाब से हमारा फ्रेंड्स ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि ए सत्य है परंतु आर गलत है। कौन लागू करता है ये? आपने देखा है फ्रेंड्स, चुनाव आयोग, ना कि संसद द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन है बताना है। ए 17 फरवरी 1985, बी 15 फरवरी 1985, सी 30 मार्च 1985 या डी 21 अप्रैल 1985। तो फ्रेंड्स दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह है 15 फरवरी 1985। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित किया गया। यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू हुआ। यानी पारित कब हुआ? 15 फरवरी 1985 को। और लागू कब किया गया? 1 मार्च 1 महीने, पूरा 1 महीना तो नहीं लेकिन 1 मार्च 1985 को इसे लागू कर दिया गया। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 तथा 191
यानी कि 101, 102, 190 तथा 191 में संशोधन करके तथा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया। फ्रेंड्स, कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि दल बदल विरोधी जो निरोधक अधिनियम है, इससे संबंधित कौन सी अनुसूची, कौन सी जोड़ी गई है संविधान में, तो वो कौन सी अनुसूची है फ्रेंड्स? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो ये भी याद रखना है कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और कब इसे पारित किया गया? 15 फरवरी 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम पारित किया गया और लागू किया गया 1 मार्च 1985 से। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? ए, किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, बी है किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, या सी है एक साथ लघु दल बदल, या डी है संसद में दल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना। तो फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल जो है कानून निरोध में आच्छादित नहीं है। भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 52वां। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को, यानी 10वीं क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा और के तहत दल बदल के आधार पर निहरता संबंधी उपबंध किए गए हैं। इसमें किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल एवं दल के प्राधिकृत व्यक्तियों के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने संबंधी प्रावधान है। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इस कानून के तहत किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़ी पैमाने पर दल बदल की परिस्थिति का उल्लेख नहीं है। यानी कौन सा नहीं है उसके हिसाब से यही बताना था। तो हमारा जो लास्ट में है कि बड़ी पैमाने पर दल बदल की परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए है भारत में लिखित संविधान है। फ्रेंड्स, क्या भारत का संविधान लिखित है? तो हाँ, भारत का जो हमारा संविधान है वो एक लिखित संविधान है। तो कथन ए सही है। और दूसरा इसका कारण दिया गया है क्योंकि। जब भी कथन और कारण हो तो आप क्योंकि लगाकर जरूर देखा करिए फ्रेंड्स, उससे हमारा आंसर मिल जाता है कि कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है अथवा नहीं। तो क्योंकि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो फ्रेंड्स, दोनों ही कथन और कारण सही हैं, परंतु क्योंकि लगाकर देखते हैं कि लिखित संविधान इसलिए तो नहीं है ना फ्रेंड्स। तो लेकिन कथन और कारण तो सही है हमारे दोनों। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी चुनावी बॉन्ड योजना है एक 2018 की, तो उसके बारे में विचार करना है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं तो उसमें से बताना है कि कौन सा सही है, कौन कौन से सही है उसके चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में। तो पहला ए है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रतिक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का उद्देश्य है। तो ये वाला चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित है, ये करेक्ट है फ्रेंड्स। और दूसरा है कि चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्य की विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 2% मत प्राप्त किए हों। तो फ्रेंड्स, ये गलत है हमारा, क्योंकि उसमें है कि न्यूनतम 1% मत प्राप्त किए हो। और सी है कि चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे। कब तक रहेंगे चुनावी बॉन्ड? जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक, 15 दिन तक। तो सी भी करेक्ट है। और डी है कि पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। तो डी भी करेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन डी की ए, सी और डी, बी वाला इनकरेक्ट है।
देखिए फ्रेंड्स, 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना की अधिसूचना जारी की थी। वित्त मंत्री ने वर्ष 2017-18 के बजट भाषण में देश में राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की थी। किस लिए जारी करने की घोषणा की थी? जो मिलने वाली राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए जारी की थी। इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड के माध्यम से केवल वही दल ही चंदा ले सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किया हो। उसमें दिया था कि 2% मत प्राप्त किया हो, इसलिए वो वाला बी वाला जो था वो ऑप्शन गलत था। चुनावी बॉन्ड जारी होने के बाद 15 दिनों तक वैध रहेंगे, तो वो सी वाला भी हमारा करेक्ट था। और राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड को अपने खाते में जमा करके उसी दिन भुगतान प्राप्त कर सकेंगे, तो चौथा वाला भी करेक्ट है, जिसकी सूचना निर्वाचन आयोग को देनी होगी। फ्रेंड्स, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।